हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम 11th क्लास पोल साइंस आज हम कार्यपालिका चैप्टर पढ़ रहे हैं। 14th चैप्टर है। इसमें हमने प्रश्न किए हैं कार्यपालिका के कार्यपालिका क्या होती है, उसके प्रकार पढ़े हैं हमने। अब हम पढ़ेंगे संसदीय सरकार का अर्थ एवं विशेषताएं। जो भारत में संसदीय प्रणाली है आप सभी को पता ही है। तो कार्यपालिका और विधानपालिका के संबंधों के आधार पर दो प्रकार के शासन होते हैं, संसदीय और अध्यक्षात्मक। यदि कार्यपालिका और विधानपालिका में घनिष्ठ संबंध हो, दोनों एक दूसरे का अटूट भाग हो, तो संसदीय सरकार होती है। और यदि कार्यपालिका तथा विधानपालिका एक दूसरे से लगभग स्वतंत्र हो, तो अध्यक्षात्मक सरकार होती है। संसदीय सरकार का अर्थ क्या होता है। संसदीय सरकार में कार्यपालिका तथा विधानपालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। संसदीय सरकार शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों के लिए संसद इनके विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है और तब तक अपने पद पर रहती है जब तक इसको संसद का विश्वास प्राप्त न हो। जिस समय कार्यपालिका संसद का विश्वास खो बैठे, तभी कार्यपालिका को त्याग पत्र देना पड़ता है। संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सरकार अपने समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है। इस प्रकार सरकार को कैबिनेट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कार्यपालिका की शक्ति कैबिनेट द्वारा प्रयोग की जाती है। देखिए, आप सभी को पता है कि हम अपने प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजते हैं। अगर वहाँ पर उनको समर्थन प्राप्त ना हो पूरी तरह से, तो वो सरकार जो है गिर जाती है, क्योंकि वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार जो ये परिभाषाएं दी हैं गार्नर और गैटेल की, तो इनसे पता चलता है कि संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल अपने समस्त कार्यों के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्य का नाम मात्र का मुख्य किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। संसदीय सरकार को इंग्लैंड में अपनाया गया। आजकल इंग्लैंड के अतिरिक्त जापान, कनाडा, नॉर्वे, यहाँ पे भी, भारत में भी संसदीय सरकार पाई जाती है। संसदीय सरकार के लक्षण कौन कौन से हैं। देखिए, अभी हमने पढ़ाई है कि जो राज्य का मुखिया जो है नाम मात्र का होता है, तो राज्य का जो अध्यक्ष है वो नाम मात्र का सत्ताधारी होते हैं। जैसे राष्ट्रपति है, राज्यपाल वगैरह हैं, तो ये क्योंकि नाम मात्र के ही अध्यक्ष हैं, क्योंकि जो कार्य करता है वो प्रधानमंत्री या कार्यपालिका मंत्रिमंडल, वो प्रधानमंत्री अपनी इच्छा के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार करते हैं। अध्यक्ष का काम क्या होता है, केवल हस्ताक्षर करना। फिर मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होती है। जो राज्य के अध्यक्ष के नाम पर जो दी गई शक्तियां हैं, उनका प्रयोग कौन करता है, मंत्रिमंडल करता है। अध्यक्ष के लिए मंत्रिमंडल से सलाह मानना ये चीज़ें बहुत अनिवार्य हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का ही अंतिम फैसला होता है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है, ये भी विशेषताओं में हमने पढ़ा है, डेफिनेशन में हमने पढ़ा है। मंत्री संसद की बैठकों में भाग लेते हैं, बिल पेश करते हैं, बिलों पर बोलते हैं। यदि सदन के सदस्य हो तो मतदान के समय मत का प्रयोग करते हैं। मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व होता है। कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल अपने सब कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, उन्हें उत्तर देना पड़ता है। उत्तरदायित्व सामूहिक होता है। मंत्रिमंडल इकाई के रूप में कार्य करता है। मंत्री सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि संसद एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करते, तो समस्त मंत्रिमंडल को ही अपना पद छोड़ना पड़ता है। मंत्रिमंडल का अनिश्चित कार्यकाल है। आप सभी को भी पता है कि जो मंत्रिमंडल है उसका वैसे तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन संसद को अपनी इच्छा अनुसार संसद की इच्छा अनुसार वे अपने पद पर रहते हैं। संसद जब चाहे मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर सकती है। यदि निम्न सदन का बहुमत मंत्रिमंडल के विरुद्ध हो, तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। निम्न सदन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। मंत्रिमंडल की राजनीतिक एकरूपता भी है इसमें, कि इसमें मंत्रिमंडल के सदस्य एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं। जब एक मंत्री एक ही विचारधारा और नीतियों के समर्थक नहीं होंगे,
तो मंत्रिमंडल में सामूहिक उत्तरदायित्व विकसित नहीं होता, गोपनीयता भी होती है इसमें। कोई भी मंत्रिमंडल में हुए वाद विवाद तथा निर्णयों की मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बिना घोषित नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री नेतृत्व करता है पूरे मंत्रिमंडल का। प्रधानमंत्री संसद के निम्न सदन को भंग करने का भी अधिकार रखता है। फिर आगे प्रश्न है, भारत में संसदीय सरकार अपनाने के क्या कारण है। देखिए, जो इसकी हमने विशेषताएं पढ़ी हैं वहीं तकरीबन यही आएगा कि इसलिए जो है भारत में संसदीय सरकार को अपनाया गया है। संसदीय परंपराएं हैं कुछ, उत्तरदायित्व स्थिरता है, क्योंकि जो है इसमें अच्छी सरकार के दोनों ही गुण होते हैं, उत्तरदायित्व और स्थायित्व स्थिरता जो है दोनों ही विद्यमान है। ये भी जो है इसके लिए भी हमारे भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। शक्ति और लचीलापन है, यानी कि मंत्रिमंडल के पास कार्यकारिणी, वित्तीय, काफ़ी हद तक वैधानिक शक्तियाँ होती हैं और इनका प्रयोग वह कब करता है, संसद के बहुमत के समर्थन से। लेकिन फिर यही बात भी है कि मंत्रिमंडल को समयानुसार बदला भी जा सकता है। विधानमंडल और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा समर्थन भी इनको प्राप्त होता है। तो संसदीय प्रणाली की ये जो जड़ें हैं भारत में बहुत गहरी हैं, लोगों को इसके प्रति ज्ञान व जानकारी है। अच्छा बच्चों, कल आज की वीडियो में हमने इतना ही कर रहे हैं। कल हम करेंगे राष्ट्रपति का चुनाव प्रणाली की आलोचना और राष्ट्रपति चुनाव की शक्तियाँ। आपको ये प्रश्न याद करने हैं, ध्यान से करिए बेटा, ठीक है।